नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मितेंद्र दर्शन सिंह जी, जिन्हें आप जानते होंगे कांग्रेस में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और अलग अलग पदों पर समय के साथ इन्होंने निर्वहन किया है। सर, बातों की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके फादर पॉलिटिक्स में थे और हमने उन्हें कई बार देखा है संगठन का नेतृत्व करते हुए। तो आपकी पॉलिटिकल अगर जर्नी की बात करूं, कैसे शुरू हुई? माई पॉलिटिकल जर्नी इज़ क्वाइट एक्सीडेंटल। मेरे पूज्य पिताजी का जाना, और जब वो गए तो इतना कुछ छोड़ कर गए लोगों के बीच। तो एक पुत्र के नाते हर एक बेटे की ये सोच होती है कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाए वो। तो वो एक विचार था मेरे मन में, और वो एक सोच थी कि उनके जाने के बाद ही मेरी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई, वरना उससे पहले मेरा कोई पॉलिटिकल करियर नहीं था और ना कभी पॉलिटिक्स को लेके मैंने कभी सोचा था। बिकॉज माई ऑलवेज प्लान वॉज मॉडलिंग, बिकॉज मैं मिस्टर इंडिया भी रहा, मिस्टर यूनाइटेड कॉन्टिनेंट फर्स्ट रनर अप भी रहा, तो दैट वॉज द पार्ट ऑफ प्लान। पॉलिटिक्स वॉज नेवर अ प्लान। पर कहावत है कि जब ईश्वर को जिस डेस्टिनी पे लेके जाना होता है, उस डेस्टिनी के लिए कोई ना कोई वो पल या कोई ना कोई ऐसा मंजर आता है कि आपको फिर उस तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ, तो माई पॉलिटिक्स स्टार्ट्स एक्सीडेंटल बट विद द इमोशन ऑफ माई फादर। और एक्सीडेंटल चीज़ें जब भी होती हैं तो मुझे लगता है जब आप किसी नए फील्ड में जाते हैं तो चैलेंजेस आना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सो और आप अगर जैसे बात करूँ, एमबीए आपने लंदन से किया और उसके बाद ग्वालियर आप पॉलिटिक्स की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग रहा ये? क्योंकि सीधे लंदन से ग्वालियर, वो भी पॉलिटिक्स की फील्ड में। मेरा ये मानना है, यहाँ आने के बाद मैंने LLB LLM भी किया है, और राजनीति जीवन का जीने का एक तरीका है एक्चुअली। अगर मैं कहूँ उसे 7 साल की जर्नी में, कि राजनीति अक्सर आपको ये सिखाती है कि दुनियादारी क्या होती है। अब पॉलिटिक्स के कई पहलू होते हैं, कोई कहेगा राज करने की नीति होती है, कोई कहता है संचालन करने। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स अपने आप में एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और उसके लिए आपका परसेप्शन कितना बड़ा है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप कितना डीप है इनसाइड, और आप किस नज़रिए से देखते हैं अपनी जर्नी को, ये मैटर करता है आपके खुद के दृष्टिकोण पर। तो मेरी ये सोच रही है हमेशा से अपनी जर्नी के अंदर कि राजनीति अक्सर आपको ये सिखाती है कि ये दुनिया चल कैसे रही है, और इस दुनिया में अपनी भागीदारी कैसे रखना, और इस दुनिया के अंदर आप क्या अच्छा कर सकते हो लोगों के लिए। वो एक नेता की और एक पॉलिटिशियन की, और मैं कहूँ द राइचियस वर्ड इज़ लीडर, वो इस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहाँ किस जगह हम लिटरली व्यक्ति की आवाज़ उठाएं, उसके लिए हक के लिए लड़ाई लड़ें, और साथ ही में कहाँ उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको लड़ना है, अगर आप सत्ता में हैं तो आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है, जहाँ पर लिटरली उनके डेवलपमेंट को लेके आपके पास विजन होना चाहिए एज अ पॉलिटिशियन कि व्हाट आर योर ड्रीम, आपका ड्रीम नहीं, what are the dream of public which the help of you they can fulfill their dream। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कई बार जब चीज़ें बदलती हैं तब आपके विजन के साथ वो किस तरीके से आगे जाएंगी ये आप डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में असम चुनाव को लेकर अपना दाव आपके साथ लगाया है। सो अगर इस पूरी प्रोसेस की मैं बात करूं, क्या आपका विजन रहने वाला है, क्या तैयारी आप रखने वाले हैं? मैं ये मानता हूँ, अभी मेरा आसाम दौरा स्टार्ट होने वाला है 10 से, तो मैं वहाँ जाके पहले समझूंगा कि आसाम की यूथ कांग्रेस अभी किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है। पर जितना मुझे पता चला है, ऑलरेडी वो लोग उन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं जो यूथ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और आने वाले समय में हम आसाम में यात्रा भी प्लान करेंगे। और जब मैं पहुँचूँगा तब मैं आपको, जब अगली बार मिलूँगा तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि आसाम का यूथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर बेसिक नॉलेज जितना मैं समझता हूँ एट प्रेजेंट, आसाम में भी माइनॉरिटीज़ और हिंदू के बीच में जो भाजपा ने एक लड़ाई करा रखी है, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ का यूथ वैसे भी, अगर मैं कहूँ, बहुत जागरूक है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट यूथ, और उनको अपने राइट्स पता है कि हमारे राइट्स क्या है। और जहाँ यूथ को अपने राइट्स पता होते हैं तो वो लड़ना जानते हैं, एंड दे आर वॉरियर्स। तो मैं मानता हूँ एक ऐसी धरती पर हम जाने वाले हैं जहाँ पर मुझे ये समझ में आएगा कि उनका जो लड़ाई लड़ने का तरीका है और जो उनका अपने हक मांगने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डेयरिंग है। मतलब वो लड़ने से डरते नहीं है, वो पीछे हटते नहीं है। क्योंकि मैंने आसाम के कई प्रोग्राम्स देखे हैं पास्ट में, जहाँ यूथ डायरेक्ट पुलिस के थ्रू
डायरेक्ट कनेक्ट होता है कि नहीं यार, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना तो पड़ेगा, हमें अपने राइट्स के लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि आसाम एक नई जर्नी है मेरे लिए, और उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम यूथ को एमएलएस का टिकट मिले। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन हम सीनियर कांग्रेस से बनाएंगे, और अगर राहुल जी ने ये सोच दी है, उम्मीद दी है और ये विश्वास जताया है, तो मैं मानता हूँ मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कितने अच्छे तरीके से एक सीनियर और यूथ के कोऑर्डिनेशन में आने वाले यूथ को वो प्लेटफॉर्म्स दिलवा सकूं जो वो टैलेंटेड हैं, जो वो लायक हैं, और जो वो हक रखते हैं उस प्लेटफॉर्म पे राइज करने का। यकीनन सर, आप अपने विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। लेकिन सर, इसी के साथ अगर बात करूं, युवाओं की आपने बात की है, और राजनीति की अगर मैं बात करूं तो युवा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इस फील्ड से होता है। और डेफिनेटली जब आप किसी भी संगठन के साथ जुड़ते हैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं। और आपकी भी बात करूँ, 2017 में जब आपने ज्वाइन की कांग्रेस, तब आप बहुत युवा थे। तो एज अ यूथ बहुत सारे आपके ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे आपको लगता है कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपको कई बार कोई पद मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी मिलता है। और पेशेंट की अगर मैं बात करूं तो पेशेंस बहुत कम है आज की जनरेशन में। सो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं? देखिए बहुत सिंपल है, हर यूथ के लिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ मन से, देयर आर 3 थिंग्स दे नीड टू फॉलो। द नंबर 1 इज़ डिसिप्लिन। अगर खुद के लाइफ को लेके आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी खुद को तो लीड नहीं कर सकते, तो दुनिया को क्या लीड करोगे। तो पहली शुरुआत खुद से होती है। लर्न हाउ टू लीड योर सेल्फ, लर्न हाउ टू बी लीडर फर्स्ट, और लीडर पहले खुद से शुरुआत होती है। नंबर 2, आफ्टर डिसिप्लिन कम्स दी अवेकनिंग इन स्पिरिचुअलिटी। मैं वर्ड हर जगह स्पिरिचुअलिटी इसलिए बोलता हूँ कि आज का यूथ इस टर्म को जानता है पर इससे अवेकन नहीं है। कोई भी सक्सेस की प्राइस होती है, और वो प्राइस आपको चुकानी पड़ेगी। आपको आलस मारना पड़ेगा, आपको दर्द सहना पड़ेगा, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, आपको डिस्कम्फर्ट में जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर विलिंग टू पे ऑल दीज प्राइजेस, then only you can be the leader you want to be. Otherwise don't waste your time in leadership, क्योंकि राजनीति त्याग मांगती है, परिवार से त्याग मांगती है। आज it's been 7 years कि मैं घर पे बहुत कम रहा हूँ। I don't know when my kids has been growing. तो राजनीति में अगर सही में आप उस लीडरशिप के विजन से आ रहे हो कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो पहले लाइफ प्राइज मांगती है। और ये सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं, नो मैटर वॉट एवर बिजनेस यू डू, आपको डिस्कम्फर्ट जोन में खुद को ले जाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, स्ट्रेस लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक निखर के नहीं आओगे। मैं यूथ से कई बार कहता हूँ, रंग की चिंता मत करो। हमारे यूथ के अंदर एक रंग को लेके भी डिफ़ॉल्ट है कि कलर को लेके कि हम काले हो जाते हैं, बाहर जाते हैं। ये मैंने कई यूथ में देखा है, दे आर ट्राइंग टू बी वेरी। मेहनत का रंग जब चढ़ता है तो दुनिया आपके साथ चलती है। तो मेहनत के रंग को चढ़ाइए, और वो रंग जितना भी अच्छा होता है वो उतना ही ग्लो करता है, क्योंकि आजकल दुनिया उसी के साथ चलना चाहती है जो अपने लाइफ को, गोल्स को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है और रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ता है। दिस इज़ व्हाट अ सिंपल एंड डिसेंट लेसन आई रियली वांट टू शेयर इट विद यूथ। और डेफिनेटली मुझे लगता है संघर्ष के बाद जब आपको सफलता मिलती है ना, तो वो आपके चेहरे पर सुकून भी लाती है। और याद रखिए, जब भी संघर्ष आए आपके जीवन में तो घबराइए नहीं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आर दी पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो अपनी लाइफ में इस आर्ट को हमेशा बरकरार रखें। इसी के साथ सर, अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की, आपने बात की, और डेफिनेटली जब हमने आपके बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि रामायण और भगवद गीता से भी आप कनेक्टेड हैं। कितना चेंजेस आप महसूस करते हैं इन पर्सन? क्या क्या बदलाव आपने महसूस किए जब आपने इन सारी चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को ऐड ऑन किया? मैं एक सिंपल यूथ के लिए, जितने लोग यहाँ खड़े भी हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, अगर किसी भगवान को पूछते हो तो लर्न देयर प्रिंसिपल्स। राम को पूछ रहे हो तो राम के बारे में जानो कि राम थे क्या। कृष्ण को पूछ रहे हो तो कृष्ण के बारे में जानो कि उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स अपने जीवन में अडॉप्ट किए। हम बात तो राम की करते हैं, और मैं आज कई जगह गांव में भी कहता हूँ, अगर आज एक फादर अपने बेटे से कह देना कि घर से निकलना है, तो मैं देखता हूँ कितने बेटे घर छोड़ के निकल जाएंगे। तो सवाल ये है कि जिनको हम पूछते हैं उनके प्रिंसिपल्स अपनाइए, जिनको हम मानते हैं उनके बारे में जानिए, वो लोग कौन थे, क्या थे, कैसे। अब जेल में कितने लोग पैदा हुए हैं, जितना यूथ मुझे अभी सुन रहा होगा, भगवान कृष्ण तो जेल में पैदा हुए थे ना जी। अगर मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। तो सवाल यह है, जब भगवान ने संघर्ष किया है तो
संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा। जब भगवान खुद मनुष्य रूप में आके 14 साल वनवास काट के आए, जब वो गए थे तब वो युवराज थे, जब आए तो प्रभु श्री राम थे। तो सवाल यह है, निखरता व्यक्ति अपने संघर्ष से है। वही कृष्ण भगवान के, अगर आप उनकी लाइफ लीजिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कृष्ण को पूछता हूँ, मानता हूँ, जानता हूँ, तो मैं पूजने से ज़्यादा उनको अध्ययन करने पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। मैं मानता हूँ जो उन्होंने बातें कही वो इम्प्लीमेंट तो करो लाइफ में। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो जितना संघर्ष भगवान कृष्ण ने किया कौन कर पाएगा। पैदा कहाँ हुए, पले कहाँ, कहाँ जीवन बिताया, कहाँ माँ बाप थे। तो व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि लाइफ इज इक्वल टू एवरीवन। इवन गॉड कम्स ऑन द अर्थ, he has to follow the principle which nature has defined for him। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, मुझे लगता है समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आपके जो आइडियल हैं, आप जिन्हें फॉलो कर रहे हैं, एक बार उनके प्रिंसिपल्स को भी देखें, क्योंकि कई बार हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो वाकई में हमारे लिए ज़रूरी है। और याद रखिए, जीवन में कभी भी कुछ भी छोड़िए मत। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, अगर करियर की, आपके करियर को देखूँ तो आपने कई सारे अलग अलग अवार्ड्स भी जीते जो कि राजनीति की फील्ड से इतर थे। तो मुझे लगता है जब आप वर्सेटाइल, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप अलग अलग चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इस अनुभव के पिटारे में से एक एक्सपीरियंस जो आप यूथ के साथ शेयर करना चाहें। मेरे मानना है लाइफ इज़ वेरी वर्सेटाइल। शेक्सपियर कहते थे देयर आर 100 ऑफ कैरेक्टर्स टू लिव। तो आपको हर एक कैरेक्टर जीना आना चाहिए। बी अ गुड हस्बैंड, बी अ गुड फादर, बी अ गुड बॉयफ्रेंड, बी अ गुड पर्सन, बी अ मैन ऑफ सर्विस, बी अ मैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये लाइफ के किरदार हैं और हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। जो व्यक्ति अपने किरदारों को जीना सीख जाए जी, वो व्यक्ति जीवन को जीना सीख जाएगा। और अगर आप किरदारों को नहीं निभा पाए, इफ़ यू कांट टू बी अ गुड फादर, इफ़ यू कांट बी अ गुड हस्बैंड, इफ़ यू कांट बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन इन योर लाइफ, इफ़ यू कांट बी अ गुड फ्रेंड टू पीपल, तो ट्रस्ट मी, आप जीवन में बहुत चीज़ें खो रहे हैं। और जीवन क्या है, टिपिकल नहीं है बॉस, जीवन बहुत बेसिक है। और एक लाइन में भगवान कृष्ण ने जीवन को डिफाइन किया था कि कर्मण्य वातिका रस्ते माँ फलेषु कदा आचना कर्म फल हेतु बहु माते संघोष कर्मणि। आप जैसे बीज बोओगे, जैसे कर्म करोगे, वही आप बनोगे। और मैं यूथ से कहता हूँ, जो शब्द बोलते हो आप सुबह से लेकर रात तक, उस पर चिंतन मंथन करिए कि हम मुंह से क्या बोल रहे हैं। जैसा बोलोगे वही है। ये साइकिल है विशियस। हम अवेकन नहीं है, हम कॉन्शियसली देख नहीं रहे हैं दुनिया को। ट्रस्ट मी, वॉट एवर यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, whatever will be your karma and whatever will be your action, वही चीज़ आपके पास आती है, वही आप मैनिफेस्ट करते हो। अगर सुबह नहीं बेड से उठ पा रहे हो तो ट्रस्ट मी, वैसा ही जीवन होगा जो बेड से ना उठने पे होता है। और आप अगर बेड से उठ के संघर्ष करने निकल रहे हो, ट्रस्ट मी, यू आर मेकिंग योर एवरी डे बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो ये तय यूथ को करना है कि किस कैरेक्टर के साथ जीना है। और ट्रस्ट मी, लाइफ इज़ फुल ऑफ लव एंड कलरफुल। बस वो कलर्स को देखने की ज़रूरत है, उसमें एक परसेप्शन देखने की ज़रूरत है, हम कहाँ फिट हो रहे हैं उस क्लैरिटी के साथ। बिकॉज टुडे यूथ इज़ वेरी समवेयर कन्फ्यूज्ड, अनक्लैरिटी है चीज़ों को लेके। गलती उनकी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी ऑल आर बॉर्न एंड बॉट अप। आप कहीं और पैदा हुए, मैं एक गांव में पैदा हुए हैं, मैम कहीं और हुई। हर किसी का बर्थ प्लेस अलग अलग होता है, लेकिन कर्म करने की शक्ति आपके हाथ में होती है। और खुद के बिलीफ सिस्टम तय करते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे। अगर बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं है, ट्रस्ट मी, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, नो मैटर हाउ वेल्दी यू आर, it is of no use, because your belief system need to be very goal oriented and very specific कि नहीं यार, ये मुझे इस तरीके से करना है। और मेन चीज़, हर चीज़ नेचर समय पे ही देता है। You cannot earn million within 2 years। जो उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ही तरीके से नेचर, जो पेड़ जिस समय बड़ा होता है वो उसी तरीके से इस नेचर में बड़ा हो रहा है। और जहाँ आपने यूरिया डाला, जहाँ आपने खाद डाला, आप देख रहे हैं कि आज जल्दी के चक्कर में हम लोग और आप लोग लाइफ में क्या वेजिटेबल्स खा रहे हैं और क्या फूड खा रहे हैं, बिकॉज वी आर इन रश। तो टेक योर टाइम, नो योर सेल्फ एंड देन डिसाइड वेयर टू हिट। बिकॉज लाइफ में छक्का कहूँ उसे बॉल पे मारने की बात, या पिच पे खेलने की बात कहूँ, या गोल स्कोर करने की बात कहूँ, सबकी लाइफ में वो मौके आते हैं। बस खुद के उस मौके को रीड करना है और खुद को स्ट्राइक करना है।
तो जब भी लाइफ आपको मौका दे तो डेफिनेटली अपने गोल के साथ आगे ही बढ़िए, क्योंकि पीछे आने का ऑप्शन कई बार हमें रिग्रेट से भी भर देता है। तो जब भी मौका मिले आगे बढ़ते जाइए और खुद पर विश्वास ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता आप जो सोच रहे हैं शायद वो कर पाएंगे। तो कभी भी उस चीज़ को कम ना होने दें जो शायद आपकी मुस्कुराहट को सबसे ज़्यादा बरकरार रखे हुए है। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, आप पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, आपके पिताजी ग्वालियर में एक जाना माना नाम रहे हैं, फिर आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, बट कहीं ना कहीं जब हम एक चीज़ से इतर देखते हैं तो लोगों के सवाल होते हैं कि आप अगर स्टेब्लिश हैं पहले से पॉलिटिक्स में तो आपको चीज़ें आसानी से और जल्दी मिलती हैं। जो बाहर से देख रहा है डेफिनेटली उनके सबके अपने अपने सवाल हैं, और ये सवाल भी आता तब है जब आपकी, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री है और आपने भी एक स्टेज के बाद ज्वाइन किया है। तो आपको क्या लगता है सर, कितना ईजी आपके लिए रहा, ये कितना डिफिकल्ट रहा, क्योंकि आपकी फादर की लेगेसी ऑब्वियसली चल रही थी एंड देन आपने उस स्टेज पे ज्वाइन किया, तो आपके लिए चीज़ें आसान रही या फिर उतनी ही मुश्किल रही जितना कोई नया व्यक्ति, कोई नया कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करता है? मैं ये मानता हूँ लाइफ में हर किसी का खुद का संघर्ष होता है जी। लाइफ में कभी किसी के लिए चीज़ इजी नहीं होती, नो मैटर वो बड़ी फैमिली का भी हो या वो मिडिल क्लास फैमिली का हो या वो लोअर क्लास फैमिली का हो, सबका स्ट्रगल बराबर होता है। बस ये मैटर करता है आपकी पिछले वाली जनरेशन ने कितना स्ट्रगल किया है। अब पिछले वाली जनरेशन ज़्यादा स्ट्रगल करके गई है तो उस बिहाफ पे आप बोलो कि वो वहाँ पहुँच गए और हम यहाँ हैं, तो अगर देखा जाए तो अभिषेक बच्चन पे क्या प्रेशर है वही जानता है। अगर देखा जाए सचिन तेंदुलकर के बेटे पे क्या प्रेशर है वही जानता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे पे, बिकॉज जो लास्ट जनरेशन थी वो बेटर करके गई, तो जो प्रेजेंट जनरेशन होती है, दिस इज हाउ वी आर बॉर्न एंड बॉट अप। कंपैरिजन बीमारी है इस समाज की। और मैं यूथ से भी कहता हूँ, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एनीवन। और जो कहावत है, एक कहावत है, मैं हर किसी से कहूँगा, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। ये रोग है, ये बीमारी है। और आज के यूथ में मैं कहीं कहूँ फिर भी पहले के यूथ से कम है जो हम लोग टाइम बॉर्न एंड बॉट अप हो रहे थे, क्योंकि आज आप कंपेयर करना नहीं छोड़ोगे। ये बातें वो करते हैं जो खुद सफल नहीं हो पाते हैं। कभी आपने सफल लोगों को बात करते हुए देखा है कि उस पे इतना है, उस पे इतना है, उसका संघर्ष नहीं, क्योंकि वो अपने संघर्ष की तरफ गोल ओरिएंटेड है। तो मैं ये मानता हूँ, रही बात मेरे संघर्ष की, मुझे उतना ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी ना तो एमएलए थे, ही वॉज अ ग्रेट लीडर जो लोगों के बीच में एक नाम कमा के गए। और आज उस नाम का मुझे इतना फ़ायदा मिला कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो उनका पूर्ण आशीर्वाद लोगों का मुझे मिलता है। तो मुझे किसी पहचान की मोहताज नहीं, एक नाम मुझे मिला, उनका नाम मुझे मिला। और आज भी मैं मितेंद्र दर्शन सिंह इसलिए लिखता हूँ कि मैं अपने पापा के नाम से जाना चाहूँ, नो मैटर मैं कितना भी ग्रो करूँ, बिकॉज आई लव्ड हिम सो मच एंड आई स्टिल लव हिम सो मच। तो द रीज़न इज़ कि उनके संघर्ष के बाद मेरा संघर्ष बराबर रहा। मुझे उस आधार पे क्या पार्टी ने मुझे आने, उस समय जब मैं 2018 में था जी, मुझे एमएलए का टिकट नहीं मिला। उसके बाद फिर सिंधिया जी चले गए, तो मेरे पूज्य पिताजी की जो पूरी मेहनत थी वो उन्हीं के साथ थी। मैं पर पिता की सोच विचार के साथ रहा, मैं पार्टी में रुका, तो संघर्ष आज भी कर रहा हूँ। पर राहुल जी ने वो रिकग्निशन दी, मेरे लीडर हैं, कृष्णा जी हैं, उमंग सिंघार जी हैं, उदय भाई हैं, श्रीनिवास जी हैं, कुछ अच्छे लोग मिले मुझे। उन लोगों ने मेरे टैलेंट के आधार पर मुझे वो जगह दी, मेरे मेहनत के आधार पर। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेहनत की वजह से व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुँचता है। वो कितने भी बड़े, जो हमारा चंबल का वर्ड है, वो कितने भी बड़े बाप का बेटा हो या वो कहीं पर भी संघर्ष कर रहा हो, उसके लिए संघर्ष बराबर है, क्योंकि भगवान आपको आपके ही संघर्ष का देगा। नो मैटर आपकी पिछली जनरेशन के, ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे जो पहली जनरेशन बहुत अमीर थी और आज उस जनरेशन पे कुछ नहीं बचा, क्योंकि शायद उनके, एक हम छोटा सा एग्जाम्पल इस बात में आए, मुझे प्रमोद महाजन जी का नाम, उनका बेटा, अगर आप कंपेयर करेंगे वो कहाँ थे, आज वो कहाँ है। तो ये तो लाइफ है, सर्कल है। लास्ट जनरेशन क्या करके गई है, अब वो अच्छा करके गई होगी तो उसके फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे, नहीं करके गए होंगे तो उसके लॉस भी आपको मिलेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि कंपैरिजन सोसाइटी में एक बीमारी है जो वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं है पर अपनी सोसाइटी में ज़्यादा है, क्योंकि मैं वहाँ भी पढ़ा हूँ। वहाँ लोग अपने टैलेंट और अपने आधार पे अपना हक मांगते हैं। हम लोग कंपेयर करते हैं कि मिरर में देखेंगे कि हम खुद से ही करते हैं। तभी मैंने ये बात बोली और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली लड़ाई खुद से है। Stop labeling people, stop comparing people, just love yourself. खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि हम शीशे में खुद खड़े होके किसी दिन कहते हैं कि आज मैं सुंदर लग रही हूँ, आज मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, ये कपड़े मुझ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप वैसे ही सुंदर हो,
पहले खुद तो फील करो हम कितने सुंदर हैं। जब तक खुद से ही फील नहीं करोगे कि आप क्या हो, दुनिया को क्या बताओगे? तो आप खुद से ही प्यार नहीं कर पाए और सामने फिर ढूंढ कर रहे हो सामने वाले से प्यार करने का, तो झूठे आप हो, वो नहीं है। तो लर्न टू लव योरसेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन लर्न टू लव अदर्स। और सेल्फ वर्थ मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है शायद हमने दूसरों को उतना वक्त दिया, दूसरों को उतना प्यार दिया जो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए खुद के लिए ज़रूरी था। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अपने लिए सेल्फ वर्थ आपकी क्या है वो कभी मत भूलिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ सर, पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ग्वालियर की अगर बात करूँ सबसे बड़े विपक्ष में कांग्रेस है, और अगर ग्वालियर की सरकार की बात करूँ, मतलब महापौर की कमान देखूँ तो वो भी कांग्रेस के हाथ में है। लेकिन इसी के साथ साथ बात करूँ कि कई बार पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आते हैं सरकार को लेके, कई बार नेगेटिव भी आते हैं, और आपको दोनों से ही डील करना होता है। तो ग्वालियर की स्थिति को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, क्योंकि कई बार ग्वालियर की सड़कें ऑब्वियसली एक बड़ा मुद्दा रही, नेशनल मीडिया में भी छाई रही। तो क्या कहना चाहेंगे आपको, मतलब अगर आरोप प्रत्यारोप से हटकर देखें, अगर एक पॉलिटिशियन अपनी जिम्मेदारी सही निभाए, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले देखा, 2-4 दिन पहले की बात है, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने थी एक मुद्दे को लेके। तो ऐसे में नेता अगर इन सारी बातों को छोड़कर जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जनता की, अगर वो उठाए तो कितनी ज़्यादा सोसाइटी को उसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आज अगर हम बात करें, ग्वालियर में हमारे पास 2 विधायक हैं जी, और शहर में 1 है, राइट। आप जब मेयर की बात कर रहे हैं तो आपका जो एक थॉट पैटर्न है ना सबका, कि मेयर शहर का विकास कराता है। मेयर का फंड आता कहाँ से है? स्टेट से, राइट। तो स्टेट में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो इंटरनल क्या होता है, ये लोग फंड वो रिलीज ही नहीं करते हैं जिससे वो डेवलपमेंट हो सके। आज उनका मेयर होता तो वो अबंडेंस ऑफ फंड रिलीज कर रहे होते हैं। हम कब आए सरकार में? पहली बार मेयर हमारा 50 साल बाद बना है। इतने टाइम से जो रोडें थी उस पर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि आप कहेंगे, लोग सुनने वाले कहेंगे तो एक दूसरे पे आरोप। मेरा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी। विधायक कौन है ग्वालियर 15 विधानसभा से? प्रद्युमन सिंह जी, राइट। यहाँ कौन है दक्षिण में? हमारे कुशवाहा जी। शहर में कौन है? सतीश सकर। ये तीनों शहर के विधायक हैं। हम तो इनसे पूछे कि जो आप पे फंड आता है आपने क्यों नहीं रोडें डलवाई? तो ये हमें पर्सनली उनसे पूछना चाहिए कि आज 15 से आप हैं, आप दक्षिण से हैं, आप लोगों ने आज तक रोडें क्यों नहीं बनवाई हैं? उसके बाद फिर मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो फंड ना आने के कारण वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि मेयर सिर्फ रोड के लिए फंड नहीं, ग्वालियर के और भी कई चीज़ें होती हैं जिनके लिए वो फंड रिलीज़ होता है। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, स्टेट सरकार का फंड रिलीज़ करने में, क्योंकि मैं भी अपने शहर की रोडों को देख के मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि एट लास्ट आई एम ऑल्सो अ ग्वालियराइट, आई एम ऑल्सो बॉर्न एंड बॉट अप इन दिस सॉइल। तो मुझे भी लगता है कि मेरे शहर में चीज़ें बेटर होनी चाहिए। आप तो ग्वालियर की बात करें, आप प्लीज़ इंदौर जाइएगा। बिल्कुल। इंदौर में और बदतर हालत है आज के टाइम में। इंदौर मॉडर्न ज़रूर हो गया, पर रोड देख लेंगे ना तो भाजपा मुझे लग रहा है रोड को बनाने की बात नहीं कर रहा है, ये 20-25 में रोडों पे लाने की बात कर रहा है। आप इमेजिन करिए 2025 हम लोग रोड्स की बात कर रहे हैं। भाजपा 23 साल से है मध्य प्रदेश में, 23 ईयर्स, और 23 ईयर्स में ये बेसिक चीज़ें भी फुलफिल नहीं हुई है। तो ये तो जनरेशन के लिए बड़े गंभीर सोचने का विषय है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं यूथ ये फील भी कर रहा है, और आने वाले टाइम में ये चेंज भी देखने को मिलेगा। तो सर ये सारी चीज़ें अगर मैंने बात की कि बिल्कुल बेसिक नीड्स है अगर जनता की कहूँ, और अगर आपको लेकर बात की जाए, आपकी जन्मभूमि ग्वालियर, आपकी कर्मभूमि ग्वालियर है और आप राजनीति में सक्रिय हैं, तो इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिलता है, आपकी पार्टी आपको मौका देती है, तो आपका किन चीज़ों पर फोकस रहेगा कि ग्वालियर को इन चीज़ों में आप बेटर कर पाएँ? मैं पहली चीज़ तो इतना ही कहूँगा, जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा, व्हेनेवर दैट गॉड विल गिव मी दिस स्ट्राइक टू प्ले, ये बेसिक चीज़ की तो कभी कोई बात होगी भी नहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरी बात अगर होगी तो होगी स्किल डेवलपमेंट पे, मेरी बात होगी तो एजुकेशन डेवलपमेंट पे, मेरी बात होगी तो हेल्थ डेवलपमेंट पे। मुझे रोड तो कभी मुद्दा रखना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मौका मिलने के बाद मेरा बेसिक फैसिलिटी तो वो काम है ही जो एक नॉर्मल व्यक्ति का घर से निकल के होना चाहिए। माई मोर फोकस रिगार्डिंग टू दिस विल बी health departments in every ward, education department in every ward, training centers in every ward। तो हम इससे ऊपर ले जाए ना, क्या पानी और रोड पे ही रखेंगे क्या जनरेशन को? दे आर बेटर थिंग्स टू डू। तो मेरे विजन्स हैं कि आने वाले समय में हर वार्ड के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट्स होने चाहिए,
हेल्थ क्लिनिक्स होनी चाहिए, एजुकेशन सेंटर्स होने चाहिए, ट्यूटर सेंटर्स होने चाहिए, टैलेंट सेंटर्स होने चाहिए, स्किल सेंटर्स होने चाहिए. सो आई हैव माई विजन्स. अगर कुछ लोग मुझे सुन भी रहे हैं, कॉपी कर लें तो बेटर है, विधानसभाएं बेटर हो जाएंगी. तो दे आर न्यू वे टू क्रिएट new things and I'm waiting for my tenure to play. Whenever that tenure will come, आपको वो मॉडल ही मिलेगा. जब आप बैठेंगे उस tenure में, लोग कहेंगे मॉडल होना चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए. डेफिनेटली मैं विश करती हूँ कि अगर ऐसा इन फ्यूचर कुछ होता है तो हम यही शब्द आपके लिए भी यूज़ करें. इसी के साथ अगर मैं बात करूँ सर, पॉलिटिकल ऑब्वियसली आप बैकग्राउंड से आते हैं, खुद भी अभी राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और लगातार अलग अलग कांग्रेस में पदों का निर्वहन भी कर रहे हैं. और जब आप किसी ऐसे पद पर होते हैं ना, तो उसके साथ तनाव बहुत कॉमन शब्द जो होता है, जो आपके साथ जुड़ जाता है और वो डेली लाइफस्टाइल को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि कई बार आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है, आपकी पर्सनल फैमिली होती है, आपके खुद के पर्सनल टेंट्रम्स होते हैं. तो अगर तनाव की बात करूं, कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड है तो डिप्रेशन से है. उसका एक ही तरीका है, यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल इन योर लाइफ. अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मैं आज 14 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, नो मैटर लाइफ में, मैं बिहार में यात्रा में भी क्यों ना हूँ, पर मैं गांव में भी जिम ढूंढ लेता हूँ. तो आपका पैशन आपको ड्राइव करता है. तो मैं ये मानता हूँ, तनाव से सबसे अच्छा लड़ने का तरीका है आपका वर्कआउट, और दूसरा ध्यान. अगर आप खुद को लेके ध्यान नहीं करते हो तो आप अपने अंदर के जगल को ही नहीं समझ पाओगे. अंदर एक ट्रैफिक होता है, और जो उस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकता, मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूँ, बेसिक बात, खुद पे ही सब कुछ है. जब तक खुद को नहीं जीतोगे, खुद के सेंसेस को नहीं जीतोगे, तो ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, आप अपने लाइफ में बीट खाते रहोगे. जब आपका उठने का मन नहीं है तो कहना है कि नहीं मुझे आज उठना है. जब आपका वर्कआउट का मन नहीं कर रहा है, कहना है नहीं अब तो मैं जाऊंगा. और जब स्ट्रेस है तो कहना है कि इससे मैं फाइट करूंगा. जब डिप्रेशन है तो कहना है ये डिप्रेशन नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरी लाइफ में. तो ये तो संघर्ष है. कहना आसान होता है, पर जो चलता है ना, वो सिर्फ एक स्टेप रखने की देर है. मैं कहूँगा कि आप कदम तो रखो. ट्रस्ट में अपने आप यूनिवर्स वो एनर्जी देता है आपको फाइट करने के लिए. पहले वो आपका एक कदम देखना चाहता है, और आप एक्चुअली बस वो एक कदम ही नहीं रख पाते हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में इतने ढले हुए हो कि कोई भी एक स्ट्राइक आती है स्ट्रेस की, कोई भी एक चैलेंजेस आते हैं, तो हमारे इमोशंस बहने लगते हैं. तो इमोशंस पे काम कैसे होगा? उस पर आपके बिलीफ सिस्टम काम करता है. रूट क्या है? बिलीफ से आपके इमोशंस आते हैं. एक डीप थ्योरी है, एक डीप डिस्कशन है. तो इस डीप डिस्कशन के लिए वी नीड टाइम, क्योंकि मैं उसको हाफ में बताऊंगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा. पर एक सिंपल है, लर्न टू मैनेज योर इमोशंस, क्योंकि एट लास्ट इमोशंस प्लेज अ रोल. और ये भी याद रखिएगा, इमोशन इज़ अ साइंस. स्पिरिचुअल और साइंस कैसे कनेक्ट है? सेरोटोनिन, कार्टिसोल, ये सब केमिकल्स हैं, ये रिलीज होते हैं तभी तो इमोशंस आते हैं. तो आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो एक आर्ट है, और उसको सबसे अच्छा तरीका है बैलेंस करने का, वो है ध्यान. लर्न टू सिट विथ योर सेल्फ फॉर 15 to 20 minutes. दैट्स इट. खुद से तो कनेक्ट होइए. ट्रस्ट में आपको कोई स्ट्रेस परेशान नहीं कर सकता है, और अगर वो परेशान कर भी रहा है तो वो आपको ग्रो करने आया है. ऑलवेज कंसिडर स्ट्रेस, डिप्रेशन कि मुझे ग्रो कर रही हैं ये चीज़ें. अगर इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलोगे तो ट्रस्ट में कभी लाइफ में बीट नहीं खाओगे. और डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में स्टेबिलिटी ज़रूर लाती है. तो थैंक यू सो मच सर. आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी. जाते जाते ग्वालियराइट से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ लर्न टू बी मोर एजुकेटेड, डोंट बी हाफ एजुकेटेड. या तो पढ़ो किसी भी चीज़ को तो पूरा लास्ट तक पढ़ो, कोई भी चीज़ बीच में मत ख़त्म करो, क्योंकि हाफ एजुकेशन इज़ ट्रबलिंग यू. हाफ एजुकेशन इज़ नॉट मेकिंग यू स्टेबल. पढ़ना है तो मत पढ़ो, पढ़ो तो पूर्ण पढ़ो. तो बी स्पेसिफिक, बी क्लियर एंड बी स्पिरिचुअल. आज अगर आपको फाइट करनी है तो आपको स्पिरिचुअलिटी को अपना एक स्किल बनाना पड़ेगा. और मैं कहूँगा इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इनसाइड यू. गांधी जी के अंदर एक थॉट ही तो आया था कि इन अंग्रेज़ों को भगाना है. एक कदम ही तो रखा था तो भगा दिया ना, भगवान तो थे नहीं ना. तो दैट एनर्जी इज़ इनसाइड यू. तो लर्न to unleash that energy and trust me, start meditating. You will know how powerful you are.
थैंक यू। और कई बार आपने सुना होगा योगा से होगा, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में ज़रूर एड ऑन कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ग्रो देंगी। थैंक यू सो मच सर, आपके प्रीशियस टाइम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज़।